तो बच्चों आपके सामने ये सबसे पहले मैंने डिस्कशन के लिए टर्म 2 का एक पेपर आपके सामने लगाया है। ये पेपर सीबीएसई की तरफ से ही पब्लिश किया गया है। ये पेपर मेरा नहीं है, ये सीबीएसई की तरफ से ही पब्लिश किया गया है। तो ये एक कंपलसरी सेक्शन है आपके लिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो वैसे भी आप पढ़ चुके हैं और प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन चलता ही रहेगा वो लगातार हर टर्म पे। लेकिन ये सबसे पहले जो पेपर आपके सामने पब्लिश किया गया है, इस पेपर को पहले आप ध्यान से समझ लें और इसमें क्या क्या हो सकता है वो पूरा आप समझ लीजिए, क्योंकि आने वाला जो पेपर का पैटर्न होगा वो कुछ इस तरह से ही होगा। तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ से क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि टाइम जो है, बेसिकली जो टाइम आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो 2 आवर्स का टाइम है। ये 3 आवर्स का टाइम नहीं है, ये 2 आवर्स का टाइम है और इसमें जो मार्क्स है वो 40 है, ठीक है। उसके बाद दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शन ए बी सी, ईच पार्ट इज कंपल्सरी। तो बच्चों ये जो मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से पहले से ही समझ लीजिए ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो क्वेश्चन पेपर पढ़ने में। सेक्शन ए हैज 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच, यानी सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस हैं उनका हर क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क है। सेक्शन बी हैज 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क ईच, और आपका जो सेक्शन बी है वो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन का है, यानी जो 6 क्वेश्चन हैं वो 2 नंबर वाले हैं और जो 4 क्वेश्चन हैं वो 3 नंबर वाले हैं। उसके बाद सेक्शन सी हैज 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क ईच। सेक्शन सी में 4 लॉन्ग आंसर टाइप वाले क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 4 नंबर का ही है। देयर इज एन इंटरनल चॉइस इन सम ऑफ द क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन नंबर 14 एक अलग से है, वो केस बेस्ड प्रॉब्लम है हैविंग 2 पार्ट्स ऑफ 2 मार्क्स ईच। तो बच्चों ये आप पहले इसको समझ लीजिए कि क्वेश्चन पेपर में क्या होने वाला है आपके साथ। ये 40 मार्क्स का है, 2 आवर्स का है और इस तरह से इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, ए बी सी। ए सेक्शन में कौन से मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, बी सेक्शन में कौन से हैं, सी सेक्शन में कौन से हैं। तो बच्चों जब आप पेपर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको पता है पेपर कहाँ से स्टार्ट करना है। पेपर स्टार्ट करना है आपको सेक्शन सी से। आप लोग स्टार्ट करेंगे पेपर सेक्शन सी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि शुरुआत में यानी स्टार्टिंग में जब पेपर हम लोग को मिलता है तो हम लोग के पास मेंटल ऐसा सेट होता है कि हम हर क्वेश्चन को बहुत साफ सुथरा और ज्यादा टाइम दे करके अच्छे से करें। तो अगर आप सेक्शन सी पे अपना ज्यादा टाइम देंगे तो आपको उनका वेटेज ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। पता पड़ा आप 2 मार्क्स में भी वाले में भी उतना ही लिख रहे हो और 4 मार्क्स वाले में भी उतना ही लिख रहे हो स्टार्टिंग में, तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए आप सेक्शन सी से स्टार्ट करिएगा और सेक्शन सी पे अगर आप ज्यादा टाइम दे भी देते हैं गलती से तो उसमें वेटेज ज्यादा ही है आपका। तो सबसे पहले आपको सेक्शन सी करना है, फिर सेक्शन बी करना है, फिर सेक्शन ए करना है। मैं जो जो बातें बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस बार भी बच्चों का पेपर छूटा है, काफी सारे बच्चों का। उनका कहना था कि टाइम काफी कम मिला, क्वेश्चंस आते थे लेकिन हम कर नहीं पाए, टाइम बहुत कम था। तो बच्चों मैं आपको सबसे पहले यही बता रहा हूँ कि सेक्शन सी को आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, उसके बाद सेक्शन बी को और उसके बाद सेक्शन ए को, ठीक है। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 14 को आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों जैसे यहाँ पे सेक्शन ए में देखिए किस तरह से क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले ये दिमाग से कंसेप्ट और क्लियर कर लीजिए कि ये एमसीक्यू पेपर नहीं है। सभी बच्चे ध्यान से देखिए, ये एमसीक्यू पेपर नहीं है, यानी इस बार आपको स्टेप मार्किंग भी मिलेगी। मतलब वो हिसाब किताब नहीं है कि अगर आपका आंसर आ रहा तो ही नंबर मिलेंगे एमसीक्यू की तरह, वरना नंबर गए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप कुछ स्टेप्स जानते भी हैं तो भी आप करेंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है, आवाज आ रही है बच्चों, आवाज आ रही है ना? यस सर। ओके। तो बच्चों अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया कि सेक्शन सी से आपको स्टार्टिंग करनी होगी। उसके बाद बच्चों यहाँ पे सेक्शन ए सेक्शन बी, यानी कि आप यहाँ पर एक कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पेपर नहीं है। अभी तक काफी सारे बच्चे समझ रहे हैं कि फिर से हमारे पास एमसीक्यू टाइप पेपर आ जाएगा, और बच्चों एमसीक्यू टाइप अगर पेपर दोबारा आ गया तो वो फिर से आपके खराब होने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो ये अच्छी बात है कि ये पेपर इसी फॉर्म में आ रहा है ताकि आप कुछ भी करें तो उसमें आपको स्टेप्स में नंबर तो जरूर मिले।
तो बच्चों इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर आप देख करके समझ गए होंगे। इसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है ना, प्लेन, 3D, वेक्टर्स, सब कुछ है। और क्वेश्चन पेपर काफी छोटा है। क्वेश्चन पेपर बस देखो 2 पेजेस का है। ये क्वेश्चन पेपर यहीं पर सिमट गया। काफी छोटा सा क्वेश्चन पेपर है। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये 2 पेज का क्वेश्चन पेपर है और क्वेश्चन में ज्यादा है भी नहीं। सिर्फ आपके पास 14 क्वेश्चन है। कितने हैं? 14। सेक्शन ए में कितने हैं? 6। ठीक है ना, सेक्शन ए में कितने हैं? 6। सेक्शन बी में कितने होंगे? 4। और सेक्शन बी में भी, सेक्शन सी में भी 4। ठीक है ना। तो 6 क्वेश्चन, फिर 4 क्वेश्चन, फिर 4 क्वेश्चन। तो बच्चों जो सेक्शन सी के 4 क्वेश्चन है वो आपको पहले करने हैं। सेक्शन बी के 4 क्वेश्चन है वो भी आपको पहले करने हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 14 करिएगा, केस स्टडी वाला। उसके बाद आप ये 2-2 नंबर वाले पर टाइम दीजिएगा। बच्चों मैं अभी भी बता रहा हूं, अपनी टाइम, अपने दिमाग की मेंटल एबिलिटी को सही करिए। ये क्वेश्चन पेपर 3 घंटे का नहीं है, ये क्वेश्चन पेपर 2 घंटे का है। आपको टाइम बहुत कम मिलेगा, इसलिए जल्दी से जल्दी आप सेक्शन सी को ही पकड़ करके क्वेश्चन करना चालू करिएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो टर्म 1 वाला पेपर है वो क्वेश्चंस आते हुए भी बच्चों के छूटे हैं, इसलिए वही वाली गलती अब दोबारा में रिपीट मत करिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर तो काफी छोटा है, बस ये है कि आप कितने टाइम में कितना जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग करके देख ही लेते हैं। तो जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, चलो हम लोग सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलो फर्स्ट क्वेश्चन, मान लो बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, log बताइएगा। x को t मानेंगे। यस, तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने की 2 मेथड है। सबसे पहले जैसे हमने को इसकी अभी आवाज सुनाई दी अदीबा की, तो उसने कहा कि सर log x को अगर आप t मान लेंगे तो सर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में जहां जहां log x होता है उसका बेस e होता है। तो दैट मीन्स सर x इज इक्वल टू e की पावर t हो जाएगा। और सर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का 1 होगा e की पावर t का e की पावर t इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो यहां से सर dx आ जाएगा e की पावर t dt, ये सर dx आ जाएगा। और अदीबा का कहना है यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करके चेक करिए, ये आपने t करना है और यहाँ पे भी नीचे 1 प्लस टी हो गया, ये स्क्वायर हो गया और dx हो गया e की पावर t dt। ओके, अदीबा का ये कहना है कि सर आपने ये शायद क्लास में पढ़ाया भी था कि अगर e की पावर x और अंदर अगर fx प्लस एफ डैश एक्स का फॉर्म बन दिखता है तो उसका रिजल्ट हम पहले से ही जानते हैं, होता है e की पावर x fx प्लस सी। तो सर पहले तो आप ये चेक कर लीजिए कि यहाँ पर क्या इस फॉर्म जैसा हम फॉर्म बता रहे हैं क्या उसको एडजस्ट किया जा सकता है। एडजस्ट किया जा सकता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं किया जा सकता तो इस क्वेश्चन को हम लोग मेथड 2 किसी और मेथड या बाई पार्ट्स वगैरह से भी सोचेंगे। तो सबसे पहले हम इसी मेथड को देख लेते हैं। तो ये e की पावर t ब्रैकेट में क्या है, t अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं इसमें t प्लस 1 और माइनस 1 ये हम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? t प्लस 1 और माइनस 1, ऐसा हम कुछ करके एक बार चेक करते हैं। तो बच्चों ये क्या हो गया, e की पावर t, ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस टी, ये हो गया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका मतलब बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन तो फिर हो गया, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका एफ एक्स है और ये क्या है, एफ डैश एक्स है। ध्यान से देखो, मैं इसको एक बार प्रॉपर तरीके से लिख देता हूं ताकि आपको एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन ना आए। देखिए बच्चों, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे ना। तो बच्चों अब आप टाइम ना वेस्ट करिए, डायरेक्ट स्टैंडर्ड को यूज करिए। और स्टैंडर्ड आपका क्या था, e की पावर x इंटू एफ एक्स, ठीक है ना, प्लस c। तो एफ एक्स क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस टी प्लस सी। ये बच्चों आंसर आ गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या आपने लेट किया है, t है आपका ln x। तो t बच्चों अगर हम ln x लिखेंगे तो e की पावर में ln x हो जाएगा, तो वो x बचेगा अपॉन 1 प्लस ln x हो जाएगा प्लस c। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप करना चाहें बच्चों तो उस क्वेश्चन को हो सकता है किसी को ये स्टैंडर्ड ना स्ट्राइक करे तो वो बाई पार्ट्स लगा के भी कर सकता है इस क्वेश्चन को।
हो सकता है जिनको ये स्टैंडर्ड ना स्ट्राइक करे वो बाई पार्ट्स लगा करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अगर आप बाई पार्ट्स लगाएंगे तो भी ये क्वेश्चन हो सकता है। तो बाई पार्ट्स अगर आपको आता है लगाने तो वो भी आप लगा के इसको प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्या है दूसरा क्वेश्चन? इसका और वाला भी काफी आसान काम है, तो और वाला तो मैं पूरा नहीं करूंगा। हाँ हाँ ठीक है। अब बच्चों ये मेरे को पता है शायद आपको क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन मेरे स्टेप्स देखिए, पता पड़ा मैं जितने स्टेप्स लिख रहा हूं वो आप स्टेप्स नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन को आप एमसीक्यू की तरह कर रहे हैं, तो क्वेश्चन फिर से गलत हो जाएगा। हो सकता है आपकी स्टेप मार्किंग में आपको नंबर ही ना मिले, इसलिए मेरे स्टेप्स भी आप प्रॉपर तरीके से देखते रहिए। ठीक है, मैं बिल्कुल कोई फालतू नहीं काम कर रहा हूं, ये एकदम आपको करना ही पड़ेगा, कंपलसरी सेक्शन इसको कहेंगे। ओके बच्चों, तो तुमने क्या कहा? तुमने कहा कि सर ये क्वेश्चन करना है, तो उस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले ऊपर तो sin 2x है। sin 2x क्या होता है? 2 sin x cos x। तो सर इसमें तो ये बात क्लियर कट समझ में आ रही है कि अगर हम इसको लिख दें cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, तो हमारा क्वेश्चन तो तुरंत फिनिश हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? cos स्क्वायर x को t मान लेंगे, तो u स्क्वायर का क्या होता है? 2u, u स्क्वायर का 2u, क्लियर। और जिसको u माना था उसका फिर से करेंगे, तो cos x का माइनस साइन x और t का dt बाय dx। तो ये वैल्यू बन गई बच्चों, इसको हम कहेंगे sin 2x dx इज इक्वल टू माइनस का dt। अब हम वापस अपने जगह पे आ जाएंगे, माइनस का dt अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर। क्यों भाई, क्या सबको समझ में आया? यस। और समझ में आ गया तो बच्चों इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, आप इसको लिख दीजिए साइन इनवर्स, क्या होता है? साइन इनवर्स x बाई ए, ये स्टैंडर्ड मैंने आपको पढ़ाया है, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है? साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, ओके। यहाँ वैल्यूज पुट कर लीजिए, तो फाइनल आंसर आएगा माइनस का साइन इनवर्स, t की जगह क्या है? t की जगह है cos स्क्वायर x अपॉन 3 प्लस सी। ओके बच्चों, तो मैंने किसी क्लास में ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम करा रहे थे, तो उस बच्चे ने आंसर हमको बताया बहुत जल्दी में। उसने हमको बताया सर dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसने हमको बताया 1 बाई ए साइन इनवर्स x बाई ए। तो ये फॉर्मूला उसका रॉन्ग हो गया था, क्योंकि 1 बाई ए तो tan इनवर्स के फॉर्मूले में होता है, साइन इनवर्स के फॉर्मूले में 1 बाई ए नहीं होता है। ठीक है, तो बच्चों आपको 2 और 2 इस तरह से 4 नंबर मिल गए। चलिए भाई, सक्सेसफुली ये क्वेश्चंस तो हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चंस देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? दूसरे क्वेश्चन में लिखा है राइट द सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री। आपको सम लिखना है, किसका किसका सम लिखना है? ऑर्डर और डिग्री का। किस डिफरेंशियल इक्वेशन का? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। कहोगे सर ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी? ये तो हमें लग रहा है दुनिया की सबसे सड़ी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हम dy बाई dx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। तो सर इसका ऑर्डर तो छोटा बच्चा भी बता सकता है, ऑर्डर होगा 2 और डिग्री होगी 1, क्योंकि डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर। तो डिग्री 1 ऑर्डर 2, ठीक है ना। तो बच्चों सम कितना हुआ? हमसे सम पूछा गया है, तो हो जाएगा 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3। कहोगे सर ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। अरे ये देखो थर्ड क्वेश्चन तो फिजिक्स का आ गया सीधा सीधा। थर्ड क्वेश्चन तो बच्चों ये फिजिक्स का ही क्वेश्चन है। अगर आप थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो फिजिक्स का क्वेश्चन मैथ्स के अंदर चला आया है, तो हम लोग इसको कर लेते हैं। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या सिखाया जाता है? आपको सिखाया जाता है कि a प्लस बी, ये यूनिट वेक्टर है, इसके स्क्वायर को कंसिडर कर लेते हैं। मैंने आपको इसकी आइडेंटिटीज वगैरह सब प्रूफ भी कराई थी। मैंने बताया था मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट b कॉस थीटा,
शायद ऐसी बताई थी ना आइडेंटिटी प्रूफ करके। याद आया? या Yes, a sir. इंटू बी या a बी कॉस थीटा, मेरे ख्याल से याद आ गया होगा सभी लोगों को। तो बच्चों ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 1 1, और ये यूनिट वेक्टर फिर यूनिट वेक्टर, तो ये भी 1 1 हो गया, तो ये हो गया 2 cos थीटा। तो 2 + 2 cos थीटा 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 + cos थीटा। एक स्टेप और आगे बढ़ा देंगे, cos थीटा को लिख देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 - 1, तो सिर्फ बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। और ये वैल्यू किसके इक्वल है? ये वैल्यू इक्वल है a कैप + b कैप के स्क्वायर की। ठीक है, तो क्वेश्चन तो फिनिश हो गया। तो यहां से डायरेक्टली आपने क्या निकाल लिया कि a कैप + b कैप का जो मॉडुलस है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 2 cos थीटा बाय 2 के। तो बच्चों अगर आप 2 sin थीटा बाय 2 निकालना चाहते हैं तो आप a कैप - b कैप के मॉडुलस का स्क्वायर कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। और अगर tan थीटा बाय 2 निकालना चाहते हैं तो एक बार sin थीटा बाय 2 वाला रिलेशन निकाल लेंगे, एक बार cos थीटा बाय 2 वाला रिलेशन निकाल लेंगे, और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? tan थीटा बाय 2 वाला रिलेशन भी आ सकता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे लग रहा है रेस में सबसे जल्दी तुम लोग लगाओगे ये क्वेश्चंस। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। कहाँ गया पेज? ये आ गया। ओके, बस क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या लिखा है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। डायरेक्शन कोसाइन पूछे गए हैं तो लाइन को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, उसके बाद उसके डायरेक्शन कोसाइन निकाल लोगे। इजी क्वेश्चन है 4th भी। मेरे ख्याल से ज्यादा मेरे को यहाँ पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेरे ख्याल से सभी बच्चे खुद ही कर लेंगे ये सब। तो सबसे पहले अगर लाइन है तो लाइन को हम पहले लाइन के फॉर्म में लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं? इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, x - x1 अपॉन a, ठीक है। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, y - y1 अपॉन b। इसमें से कुछ है ही नहीं, ये तो पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। तो आपका हो गया x - 3/1 इज इक्वल टू y - हाफ बाय 1 इज इक्वल टू z - 0/4। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक लाइन है जो कौन से फिक्स पॉइंट से पास होती है? 3, हाफ, 0 से पास होती है, और जिसके डायरेक्शन रेशियो किसके प्रोपोर्शनल है बच्चों? 1, 1, 4 के। लेकिन हमें डायरेक्शन रेशियो से मतलब नहीं है, हमें डायरेक्शन कोसाइन से मतलब है। तो हम क्या करेंगे? इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। बी वेक्टर आपका क्या है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो बच्चों ये कितना आएगा? 1 + 1 + 16 कितना है? 3√2। ठीक है, 3√2। अब हमको क्या निकालना है? हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए हम क्या करते हैं? डायरेक्शन रेशियो के हर कंपोनेंट को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो आंसर हो जाएगा 1/3√2, 1/3√2, 1/3√2, 4/3√2। तो ये बच्चों आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बच्चों आप सभी लोग समझ गए होंगे, काफी इजी क्वेश्चन है। उसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5th और 6th है। ये डिपेंड करता है कि आपने प्रोबेबिलिटी, एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वाला पार्ट आगे आता है, वो आपको सर ने पढ़ाया है। मैंने तो आपको बेस थ्योरम तक ही हिंट दी थी, बाकी आगे का पार्ट आपको अपने सर ने पढ़ाया होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो शायद आपको याद होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 बहुत जल्दी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आप लोगों को क्लास में कितने बच्चों को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पता है? जिनको पता होगा वो कर लेंगे, नहीं पता है तो फिर आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा। मैं बेस थ्योरम के बाद आपको रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको मैं कराऊंगा, तो ये आपसे हो जाएगा। तो उसमें अभी काफी टाइम है, तो आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी याद नहीं है या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल का कोई भी आइडिया नहीं है, तो मैं आपको बहुत ही जल्दी उसका आइडिया दे करके ये करा दूंगा क्वेश्चन। उसके बाद क्या क्वेश्चन नंबर 6 अपनी रेंज में है।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 तो अपनी रेंज में है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 तो कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने नहीं कराया, इसलिए मैं उसको नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत जल्दी किया जा सकता है। कितने लोगों से हो गया क्वेश्चन नंबर 6? ये है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड रेड एंड सेकंड कार्ड जैक? ठीक है, पहला कार्ड रेड होना चाहिए और दूसरा कार्ड जैक का होना चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे? तो तुम कहोगे कोई आइडिया है तुम लोग को? चलो हम लोग करके दिखाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमें बच्चों निकालनी है। कैसे निकालनी है? लिखते हैं, देखो एग्जाम में लिखेंगे द फर्स्ट इज, क्या लिखा है? गेटिंग फर्स्ट कार्ड रेड। ठीक है, तो फर्स्ट इज अ रेड कार्ड और सेकंड कार्ड इज जैक। ओके, तो फर्स्ट इज, तो यानी कि ओवरऑल मिला करके आपको क्या करना है? ओवरऑल मिला करके प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो करना स्टार्ट करिए भाई, कितने लोगों ने कर लिया? पहले आप लोग करना स्टार्ट करिए। हम्म, तो एक तरह से अगर आप इसको करेंगे तो आपसे पूछा गया है कि अगर पहले वाले को आप ए मान लेंगे, दूसरे वाले को बी मान लेंगे, तो आपसे पूछा जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, क्योंकि बीच में और नहीं लगा है, एंड लगा है। एंड का मतलब क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब द फर्स्ट इज रेड नॉन जैक कार्ड। ठीक है, एंड सेकंड इज अ जैक कार्ड। जो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन मैं क्या बार बार एक्सप्लेन करूं, क्वेश्चंस आपको खुद से पढ़ने हैं, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जो कार्ड निकाल दिया गया है उसको वापस नहीं रखा गया है, इसलिए हम लोग कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड रेड एंड सेकंड कार्ड जैक? ठीक है ना, तो पहला बच्चों आपको रेड कार्ड चाहिए और दूसरा कार्ड क्या चाहिए? जैक का कार्ड चाहिए। ठीक है, चलिए तो आप हमको बताओगे कि किस तरह से हम इसको लिखें? भाई ताश का आइडिया है कि नहीं? हमें तो लग रहा है ताश का आइडिया नहीं है क्या तुम लोग को? 52 कार्ड्स होते हैं ना, मैंने एक बार आपको इस तरह से एक्सप्लेन किया था सूट बना करके, जस्ट इसके प्रीवियस क्लास में। कैसे बताया था? 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, प्रीवियस क्लास आपको याद है ना। फिर इसका मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूं। इसमें क्या होते हैं? 13 डायमंड के होते हैं। ठीक है, जिनको बिल्कुल नहीं आइडिया है तो ऐसे देख ले भाई, 13 डायमंड के होंगे, 13 हर्ट के होंगे। यहाँ पर किसी का आंसर आ गया हो तो बताए भाई अपनी मेहनत से। फिर 13 स्पेड के होंगे और फिर यहाँ पे 13 क्लब के होंगे। मैंने तो आपको प्रीवियस टर्न पे इनके रोटेशन वगैरह सब बना के दिखाए हैं। ओके, तो बच्चों अब आपको पहचानना है कि जैक कहाँ कहाँ पर होता है। तो तुम कहोगे सर जैक तो यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी जैक होता है, यहाँ पे भी जैक होता है, यहाँ पे भी जैक होता है ना। तो जैक कार्ड आपके पास चारों सूट्स में होता है। ठीक है ना, जिस तरह से किंग होता है, क्वीन होता है, उसी तरह से जैक होता है, उसी तरह से एस होता है। तो पूरी 52 कार्ड्स में जैक कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, अब बच्चों अपना दिमाग लगाओ, क्वेश्चन पढ़ करके क्या लिखा हुआ है, क्योंकि अपनी मेहनत से करो तो ज्यादा समझ में आएगा। तो क्या करना है आपको? पहला कार्ड, क्वेश्चन पढ़ो, गेटिंग फर्स्ट कार्ड रेड एंड सेकेंड कार्ड जैक। तो फर्स्ट कार्ड रेड, बताओ बच्चों रेड कार्ड कितने हैं? तुम लोग बता ही नहीं पा रहे हो कुछ।
तो क्या मैं इसका आंसर ही लिख दूं क्या सीधा? किसी ने किया? हाँ भाई, किसी ने किया? अपने आप से सोचो, इसमें दो केसेस बन जाएंगे एक एक करके, इसमें दो केसेस बन जाएंगे एक एक करके। लगता है, हमको लग रहा है तुम लोगों ने बिल्कुल कुछ पढ़ा ही नहीं है। चलो मैं लिख देता हूं पूरा। देखिए, इसका मतलब ये होता है, द फर्स्ट इज अ रेड जैक कार्ड एंड सेकंड इज अ जैक कार्ड। ठीक है। और एक क्या तरीका होता है, द फर्स्ट इज अ रेड नॉन जैक कार्ड एंड सेकंड इज अ जैक कार्ड। अब मैंने स्टेटमेंट्स लिख दिए हैं, अब आपको कार्ड वगैरह सब पता है, अब अपना करना स्टार्ट करिए। चलिए, तो एक केस हो सकता है 52 में से 2, यानी कि 2/52, और फिर हो जाएगा ये भी हो और वो भी हो, यानी कि 3, यानी कि 3/51, क्योंकि 52 थे, एक निकल गया, प्लस फिर रेड यानी कि 24/52, क्योंकि इसमें से 2 हटा देंगे तो 24 हो जाएंगे, और फिर बचे हुए 4 51 जैसे, तो 4/51। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसे आप कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरे को लगता है आप लोग ने प्रोबेबिलिटी के बिल्कुल क्वेश्चंस वगैरह नहीं किए, तो आप उसमें घबराइएगा नहीं, मैं आपको एक्सरसाइजेस करवा दूंगा। ठीक है, अभी मैंने थ्योरी ही करवाई है, अगर आपको बिल्कुल नहीं आती प्रोबेबिलिटी तो मैं उसकी एक्सरसाइजेस आपको करवा दूंगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि आपकी आवाज से समझ में आ गया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की आप लोग ने एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी आपको नहीं पता है। चलिए, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोबेबिलिटी जब हम लोग कर लेंगे तो फिर हम लोग दोबारा वापस आ जाएंगे। अच्छा, ये क्वेश्चंस तो मैंने सारे आपको एक एक लाइन वाइज कराए हैं, इंटीग्रेशन वाला तो कर ही लोगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में किसी बच्चे को प्रॉब्लम है क्या? क्वेश्चन नंबर 8 में, ये देखो ये वाला क्वेश्चन जिसको मैंने ब्लिंक किया है, क्या क्वेश्चन नंबर 8 में किसी को प्रॉब्लम है? तो मैं इसको करूं। नो सर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं तो अपने आप करना स्टार्ट करो जल्दी से, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन तो मैंने आपको चुन चुन के कराए हैं, तो मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन भी नहीं आना चाहिए। जल्दी से आंसर निकाल दो उसका बच्चों अपनी कॉपी में, बहुत स्पीड से। लिखा है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले तुम पर dy बाय dx निकालोगे तो तुमको समझ में आएगा कि यहाँ पर करें क्या। सबसे पहले dy बाय dx निकालो, तो dy बाय dx आएगा आपका y/x माइनस साइन ऑफ y/x, ये हो गया। ठीक है, अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन को देख करके सबसे पहले कई लोग तो गच्चा खा जाते हैं, कहते हैं लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फॉर्म थोड़ा ना होता है, वो तो ये होता है dy बाय dx प्लस pxy इज इक्वल टू qx। दिस इज द लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये थोड़ी नहीं है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है, ना x वाले टर्म x की तरफ हो सकते हैं, ना y वाले टर्म y की तरफ हो सकते हैं। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? कहोगे सर जो इस टर्म की डिग्री है वही इस टर्म की भी डिग्री है, यानी डिग्री तो सर सेम हो गई, है ना? अगर डिग्री सेम होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? होमोजीनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसको जल्दी से करने के लिए हम क्या पुट करते हैं? y इज इक्वल टू vx। तो dy बाय dx इज इक्वल टू y x का 1 प्लस x dv बाय dx। यहां बच्चों वैल्यू पुट करो, v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल टू, ठीक है, y की जगह क्या पुट किया? vx पुट किया, तो x x कैंसिल हो जाएगा, v हो जाएगा। फिर y की जगह vx पुट किया तो x x फिर कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे v हो जाएगा।
तो बच्चों आपके पास एक छोटी सी, बहुत छोटी सी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, x dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस का साइन v। ठीक है, अब तो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गई, v वाली टर्म v की तरफ ले आओ, ठीक है, और x वाली टर्म x की तरफ ले आओ, यानी कि dx अपॉन x। बस अब इसको करना स्टार्ट कर दो। इसको ऐसे लिख लो, cosec v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x। ओके, तो cosec का इंटीग्रेशन क्या होता है? कई बच्चे इस क्वेश्चन में अटकेंगे, ध्यान ln से tan x सुनना। by 2 क्या cosec का इंटीग्रेशन क्या बता रहे हो? ln cosec x minus cot x। हाँ सर उसी को tan x by 2 बोल रहे थे। अच्छा, ln cosec v माइनस cot v। ठीक है, तो ये मैंने इसको लिख करके बता दिया है। इसका मैंने लिख दिया माइनस का ln cosec v माइनस cot v इज इक्वल टू dx अपॉन x का क्या हुआ, ln x प्लस c। अब बच्चों आप जल्दी करना चाहो तो यहाँ पे c लिख के छोड़ सकते हो, और c नहीं लिखोगे तो c को भी यहाँ ln c के भी फॉर्म में लिख सकते हो, इस स्टेप पे भी छोड़ सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे छोड़ेंगे तो बस आपको वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। y इज इक्वल टू वी एक्स था, तो v की वैल्यू हो जाएगी y बाय एक्स, v की वैल्यू हो जाएगी y बाय एक्स इज इक्वल टू ln x प्लस c, या ln c, या ln वगैरह लेके और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, या यहाँ पे छोड़ सकते हो। तो बच्चों इस क्वेश्चन में एक जगह कच्चा बस आप लोग खा सकते हैं, जहां पर cosec का इंटीग्रेशन आ गया है। अच्छा, cot x का इंटीग्रेशन होता है ln mod sin x, याद रखिएगा cot x का इंटीग्रेशन होता है ln mod sin x। मेरे को पता नहीं शायद आपको कौन से दूसरे टर्म्स में बताया गया है, लेकिन बेसिक यही होता है कि cot x का ln mod sin x होता है। ठीक है, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है ln mod sec x। ठीक है, ये बेसिक इंटीग्रेशन है। अगर आप किसी और फॉर्म में लिख रहे हैं तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन बेसिक फॉर्म यही होता है। ये भी एक बार देख लीजिएगा, आपको ये पता होने चाहिए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये क्वेश्चन पेपर है, आप इसको जितना ज्यादा लगाएंगे उतना अच्छा रहेगा। चलिए भाई, हमें लग रहा है आने वाले क्वेश्चंस तो ज्यादा ही हैं, सारे हो जाएंगे लगभग। बच्चों मैंने आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला बहुत दिनों तक बहुत अच्छे से बताया था, उसको भी आप यूज कर सकते हैं ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है सभी बच्चों को? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, उसे आप यूज कर सकते हैं। लेकिन बच्चों आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, ये दोनों मेरे हिसाब से पैरेलल लाइंस हैं। क्योंकि पैरेलल लाइंस इसलिए है क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, और जब यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा 2i प्लस j प्लस k, तो ये पैरेलल लाइंस हो गई। तो पैरेलल लाइंस के बीच में आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा। वैसे तो स्क्यू लाइंस की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने आपको क्या बताई थी, d इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2। याद है ये फॉर्मूला? क्यों भाई? यस लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूला थोड़ा ना यूज होगा, यहाँ पे जो यूज होना है वो हमको बताओ, क्योंकि b1 और b2 नाम की यहाँ चीज ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही b हो गए। तो क्या लिखेंगे बताओ, फॉर्मूला बताओ, देखिए किसको पता है, बताइए भाई। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला कौन बता रहा है? क्या डिराइव करोगे क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला? क्यों, क्या होता है अंशी, क्या होता है बेटा? अंशी तुम हो क्लास में? a1 a2 sin theta a1 minus a2 sin a1 माइनस a2 साइन थीटा? बाप रे बाप, क्या बता रहे हो? अगर लाइंस पैरेलल हो जाती हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला किस बच्चे को पता है? अंशी तुमको भी नहीं पता, भूल गई? आवाज ही नहीं आ रही अंशी की, क्या बोल रही है पता नहीं। अदीबा तुमको पता है?
अदीबा तुम बताओ बेटा, कौन बताएगा दूसरा? ईशान बता सकते हो? हर्षिल बताओ बेटा, हर्षिल। अरे बाप रे, क्या तुम लोग डेंजर टाइप की तैयारी कर रहे हो अपने घर पे? ये किस टाइप की प्रिपरेशन कर रहे हो? A2 माइनस A1 डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ बी, ये होता है तो वही तो हो गया, साइन A2 थीटा हो A1 डॉट बी मॉडुलस बी। अरे बेटा, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा होता है, साइन थीटा कहाँ आता है? हर बार तुम लोग अपनी तरफ से फॉर्मूले एडजस्ट कर रहे हो, और जो एडजस्ट करके हमको बता रहे हो हमको वो समझ में नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे साइन थीटा, कौन सा साइन थीटा आ गया यहाँ पर? भाई A2 माइनस A1 से कहाँ साइन थीटा आएगा? बी वेक्टर से कहाँ साइन थीटा आएगा भाई? ये किस टाइप की तुम लोग प्रिपरेशन करते हो? बताओ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला चिल्ला चिल्ला के मैंने आपको अलग से बताया था, लेकिन याद ही नहीं आप लोगों को कुछ। चलो ठीक है, बाय द वे आगे कंटिन्यू करते हैं। अब याद रखिएगा। हाँ भाई, तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 10 तो अब हो जाएगा ना? आप बी वेक्टर भी जानते हो, A2 वेक्टर भी जानते हो, A1 वेक्टर भी जानते हो, मॉडुलस ऑफ बी भी निकाल लोगे, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। ठीक है, चलिए। हाँ चलिए भाई, चलिए। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कंसेप्ट तो कर ही लोगे सब लोग। फुट ऑफ परपेंडिकुलर याद है कि नहीं याद है, कि वो भी भूल गए हो? पता है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, चलो एक दो क्वेश्चंस करके ही देख लो, ये वाला भी करके देख लो, ठीक है? एक एरिया वाला भी करके देख लो। चलो पेज बना देते हैं। ये वाला करके एक बार सभी बच्चे ट्राई करें अपनी कॉपी में। देखो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या सब लोग निकाल ले रहे हैं? मेरे को एग्जैक्ट आंसर चाहिए, कोई बीच में गड़बड़ नहीं। चलिए भाई, सब लोग इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर निकालें। करना स्टार्ट करिए भाई सभी लोग। क्या लिखा हुआ है? लिखा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू √3x और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, करना स्टार्ट करिए भाई। फिर 2π/3। 2π/3, 2π/3 बिल्कुल सही आंसर है। और किसी का आया? चलो हम स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा करना। सबसे पहले आप यहाँ पर जो समझ में आ रहा है पहले उतना ही ड्रॉ कर लीजिए। जैसे सर्कल समझ में आ रहा है तो पहले सर्कल ही बना लो, ठीक है? चलिए भाई, अब ये बना है सिमेट्रिकल सर्कल। सर्कल का सेंटर है 0,0 और रेडियस है 2,0, ठीक है? और हमारे पास कुछ और भी डाटा गिवन है। एक लाइन है y इज इक्वल टू √3x। इन दोनों को सॉल्व कर लो तो तुम्हें एग्जैक्ट पता पड़ जाएगा कि ये लाइन सर्कल को कहां कट करने वाली है। चलिए बताइए भाई।
y इज इक्वल टू mx टाइप की लाइन हो गई है, y इज इक्वल टू √3x, ये लाइन हो गई। और लाइन अगर ये है तो ये हमको बस इंटरसेक्टिंग पॉइंट बता दो जिस बच्चे ने आंसर बताया। क्यों भाई? आंसर कैसे बताया? ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट वगैरह निकाला होगा ना? भाई आपकी इक्वेशन है x² + y² = 4, y इज इक्वल टू √3x, 1, इसमें पुट करो 3. 1, √3। वही कहे आंसर निकल गया, लेकिन पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही नहीं पता है। ठीक है, चलिए। हाँ भाई, अब हमको देखना है कि हमें रीजन कौन सा लेना है। लिखा है हमारे पास x² + y² < = 4। इसका मतलब हमें सर्किल के अंदर का पोर्शन लेना है। फिर लिखा है y < √3x, यानी लाइन के नीचे का पोर्शन लेना है। और फिर लिखा है y ≥ 0, इसका मतलब x एक्सिस के ऊपर लेना है, लाइन के नीचे लेना है, सर्किल के अंदर लेना है। तो हमारे हिसाब से रीजन तो ये वाला हुआ भाई। क्यों भाई? रीजन तो ये वाला हुआ हमारे हिसाब से, अगर आप प्रॉपर कर रहे हो ढंग से एक एक स्टेप। ठीक है, करते जाओ भाई मेरे साथ, हमें डाउट लग रहा है आप लोग के ऊपर। चलिए, अब आपको ये एरिया निकालना है, तो ये एरिया तो निकाल सकते हो, है ना? जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हो, आपको जो ट्रिक पता हो उससे ही निकाल लो। आंसर वही आएगा जो अभी इस बच्चे ने बताया, 2π/3। तो करना स्टार्ट करें अब इसको। देखिए, चलिए अब हम लोग एरिया का एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, हम लोग यहां से यहां, एक मिनट इधर देखना आप लोग, देखो यहां से यहां तक की डेफिनेशन अलग है ना? ये क्या हो गया? ये डेफिनेशन अलग है और ये डेफिनेशन अलग है, और डेफिनेशन अलग अलग है, तो इसका मतलब कैसे लगाते हैं? पहले हम निकालेंगे इस वाले ट्रायंगल का एरिया, नाम दे देते हैं इसको, इसका नाम है OABC। ठीक है, तो पहले हम OAB ट्रायंगल का निकालेंगे। तो कैसे लिखेंगे? ऊपर वाला y माइनस नीचे वाला y। तो ऊपर वाला y क्या है? ऊपर वाला y है √3x, और नीचे वाला y तो x एक्सिस है, x एक्सिस का y क्या होता है? 0। ऐसी तो बताया था एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। और ये आएगा 0 से 1, फिर आएगा 1 से 2, फिर ऊपर वाला y माइनस नीचे वाला y। तो ऊपर वाला y तो सर्किल का y हो गया, तो सर्किल का y होगा √4 - x² dx। ठीक है, बस ये एरिया निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये अगर आप स्टैंडर्ड नहीं जानते हैं तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, √(a² - x² वाला। कैसे आएगा ये स्टैंडर्ड? ये आएगा x/2 x/2 (a² - a²) यस, plus a²/2 sin inverse x। ये हमने कम से कम 5 बार बोर्ड पे लिखे थे। गुड, चलो। तो बच्चों अब ये इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, आंसर सॉल्व करके एकदम प्रॉपर निकालिए। और मैं आपसे इसलिए कह रहा था कि सेक्शन सी के क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि वहां पे आपका टाइम ज्यादा जाएगा। चलिए भाई, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो मैंने आपको बता ही दिया था लाइव क्लास में पहले भी कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, और वो एग्जाम में है भी। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे आपको पहले भी बता रखा है, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इंश्योरेंस सेक्टर वाला भी क्वेश्चन है, केस स्टडी वाला, ये भी आपको करना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 इंश्योरेंस सेक्टर वाला क्वेश्चन है, एक बार पढ़ करके देखिए क्या लिखा है, सभी लोग पढ़िए इसको। ये इंश्योरेंस सेक्टर वाला जो क्वेश्चन है, ये आप कर तभी पाएंगे जब आपको बेस थ्योरम आती होगी बहुत सही ढंग से। अगर बेस थ्योरम नहीं आती है तो आप इसको नहीं कर सकते क्वेश्चन। ठीक है, तो बेस थ्योरम पहले आना कंपलसरी है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे।
बाकी ऐसे पूरा क्वेश्चन तो काफी इजी है, मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो मैं एक बार यहाँ पे रफ करके फॉर्मूले एक बार नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, यहाँ सब किचपिच हो गई है, जस्ट वेट। चलिए भाई, मैं आपको एक बार बता ही देता हूँ। देखिए, ये आपकी स्क्यू लाइंस है, स्क्यू लाइंस को हम लोग कहते हैं नॉन पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो इनके बीच की जो ये डिस्टेंस होती है, इसे हम कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हमें इस लाइन की इक्वेशन देखनी पड़ती है, होती है r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा टाइम्स b1। इस लाइन की इक्वेशन होती है r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू टाइम्स b2, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद लिखोगे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। देखो, अगर आप एग्जाम में अगर भूल ही जाओ कि स्टैंडर्ड क्या था, हम तो भूल ही गए, पता नहीं क्या स्टैंडर्ड था, तो फिर बेटा तुम अपने एक नॉर्मल तरीके से भी पैटर्न से कर सकते हो। तुम क्या करो, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो और ये भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो, क्योंकि दोनों लाइंस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो एक ऐसी लाइन होगी जो उन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो तुम फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट दोनों लाइंस के रिस्पेक्ट में निकाल लो, अगर आपको कंसेप्ट पूरी तरीके से याद है। फिर उनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, तो भी आप निकाल लोगे। बाय द वे, अगर आप इतना बड़ा पोर्शन करेंगे तो पेपर छूट ही जाएगा, तो मैं आपसे प्रेफर करूंगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर आपसे हो पाए तो आप इसको बिल्कुल लर्न कर लीजिए। होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2, ठीक है। आप इसको लर्न कर लीजिए। और एक और फॉर्मूला भी था, उसको भी जस्ट लिख लेते हैं दोबारा। क्या था वो, a2 माइनस a1 क्रॉस b अपॉन मॉडुलस ऑफ b। तो बच्चों, मैंने आपको रिकॉल करा दिया है। अब हम लोग चलते हैं वापस अपने बेस थ्योरम की तरफ, क्योंकि हमें लग रहा है आपको प्रोबेबिलिटी भी काफी कम आती है, ना के बराबर। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर ही लेते हैं, बल्कि बेस थ्योरम या अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं, तो वो ज्यादा फायदेमंद हम लोग के लिए रहेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चंस के पैटर्न क्या एग्जाम में आने वाले हैं। और फिर से मैं इन क्वेश्चंस के पैटर्न को दोबारा भी डिस्कस करूंगा लेटर ऑन, ठीक है। पेपर का तो मैंने आपको एक कंप्लीट आइडिया दे दिया कि पेपर किस तरह से आने वाला है। आपको स्टेप्स देखो, मैं कितने सारे स्टेप्स लिख रहा हूँ, हर स्टेप पे एक मार्किंग होगी, ठीक है। आगे बढ़ जाए बच्चों, चलिए भाई। तो ये पेपर का पैटर्न मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, और केस स्टडी वाला हम लोग क्वेश्चन करेंगे जरूर से, लेकिन बस पहले ये है कि हम लोग थोड़े प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कर लें, क्योंकि आपको बिल्कुल अभी आती नहीं है।